प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति कैसे की जाती है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो आपके सामने दो तरीके से प्रश्न लिखे गए हैं और ये दोनों तरीके एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि समीकरण v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as की व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये दोनों केस हैं जिसमें आपको समझना है कि गति के तृतीय समीकरण की हमें व्युत्पत्ति करना है। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के सामने कि हम इसकी भाषा कैसे लिखें और उसके बाद हम इसको व्युत्पन्न कैसे याद रखें। तो इसके पहले हमने गति का प्रथम समीकरण व्युत्पन्न किया है और गति का द्वितीय समीकरण भी व्युत्पन्न किया है, और आज हम करने वाले हैं गति का तृतीय समीकरण व्युत्पन्न। फिर हम लोग तीनों में एक ट्रिक बना लेंगे कि कौन से समीकरण को कैसे व्युत्पन्न करना है, तो आप तीनों समीकरण एक साथ व्युत्पन्न कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसको व्युत्पन्न करते हैं और फिर तीनों की एक ट्रिक देता हूं मैं, जिससे आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है कि भाषा कैसे लिखें। तो बहुत ही सिंपल होता है, भाषा इसी समीकरण को देख के आपको लिखना है। जैसे u का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और v का मतलब होता है अंतिम वेग, जबकि a का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण और s का मतलब होता है दूरी, और दो ये साथ में अंक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसी के आधार पर हमें भाषा लिख देनी है। जैसे माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है। अब यहाँ से एक दूसरे प्रकार की भाषा आप ये भी लिख सकते हैं कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग ये u है तथा t समय में वस्तु s दूरी तय कर लेती है, और यदि वस्तु का त्वरण a हो और अंतिम वेग v हो तो मतलब ये बिल्कुल ही सिंपल होता है, आपको लिखने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। यदि चली गई दूरी s, अब देखिए यहाँ पे u और v की बात हो चुकी है, अब हमें a और s की बात और कर देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि चली गई दूरी s और त्वरण a हो, तो त्वरण यहाँ पे हम लिखेंगे त्वरण a हो तो अब यहाँ पर जब भी दो वेग हैं तो ऐसी स्थिति में हमने गति का जब दूसरा समीकरण व्युत्पन्न किया था तो भी एवरेज यानी औसत वेग निकाला था, और यहाँ पर भी हमें औसत वेग निकालना है। तो चलिए हम लिखेंगे औसत वेग। तो औसत वेग कैसे आता है? तो मैंने आपको जब दूसरा समीकरण समझाया था तो बताया था सबसे पहले वेग यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो भी है यहाँ पे हम ए भी लिख देंगे तो एवरेज हो जाएगी वेलोसिटी, और ये दोनों वेगों को जोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों का योग कर देते हैं और बटे में कर देते हैं 2, तो ये औसत आ जाएगा। सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, ये औसत का फॉर्मूला होता है। तो आंकड़े हैं 2, इसलिए 2 से भाग दिया है। अगर ऊपर 3 बार ऐसे जुड़े होते, 3 संख्याएं जुड़ी होती या 3 कोई भी चीज़ जुड़ी होती तो 3 से भाग दे देते। तो ये है औसत वेग। अब इसके बाद गति का जब हमने दूसरा समीकरण, ध्यान रखिए दूसरा समीकरण जब व्युत्पन्न किया था तो हमने गति के प्रथम समीकरण की हेल्प ली थी, और गति के तृतीय समीकरण को व्युत्पन्न करने में इसके बाद
हम फिर से एक बार गति का तृतीय समीकरण ले लेते, सॉरी प्रथम समीकरण ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से। बहुत ध्यान से आपको समझना है, एक बार आप समझ लोगे तो बहुत अच्छे से इसको करके भी देख लेना। गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमने ये v का मान यदि यहाँ पे रख देते हैं तो गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न होगा, और अगर हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं यानी कि t का मान निकाल लेते हैं तो गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न होगा। ज़्यादातर बच्चे यही ट्रिक बनाते हैं और इसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इन दोनों में कन्फ्यूज़न होती है सबको कि दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है तो क्या करना है और तीसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है तो क्या करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सभी बच्चे इसको कर पाएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इस रफ में यदि हम समझें तो गति का जब दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है तो भी एवरेज निकालना ही पड़ेगा, और गति का जब तीसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है तो भी एवरेज निकालना ही पड़ेगा। ये दो बातें तो आपको ध्यान हो गई हैं। देखिए ये तीसरा समीकरण है और हमने यहाँ पे भी एवरेज निकाला है। अब यदि बात की जाए तो भी एवरेज के बाद अगर दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है तो भी हमें गति का समीकरण पहला वाला लेना पड़ेगा। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी हमें लेना पड़ेगा, और यदि हमें गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है तो भी हमें v बराबर u प्लस ए टी यानी गति का प्रथम समीकरण लेना पड़ता है। लेकिन इनके रास्ते अलग अलग होते हैं। अब आप कहेंगे रास्ते कैसे अलग अलग होते हैं, तो v एवरेज जब हम निकालते हैं तो आपको मालूम है कि v एवरेज आता है u प्लस v बटे 2। अब यहाँ पर v की अगर वैल्यू रख दी जाए, इस v की जगह पर u प्लस ए टी रख दिया जाए तो गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न होने लगता है। और यदि हम यहाँ से जो हमारा v एवरेज तो होगा u प्लस v बटे 2, ये तो सेम रहता है ये दोनों जगह का, लेकिन अगर हम यहाँ से t का मान निकालने लगे तो होने लगता है गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो जब हमें गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है तो गति के पहले समीकरण से t की वैल्यू निकालनी है, और जब हमें गति का दूसरा समीकरण व्युत्पन्न करना है तो v का मान औसत वेग में रख देना है। बस इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए निकालते हैं। हमें निकालना है गति का तीसरा समीकरण। ये देखिए इतना तो गति के द्वितीय समीकरण में भी हम जब व्युत्पन्न करते हैं तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ से टर्मिनेटेड पॉइंट होता है। चूंकि ये गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न हम लोग कर रहे हैं इसलिए टाइम को निकाल लेंगे। तो टाइम को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो u है यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का माना जाता है, इसका कर देते हैं पक्षांतर। तो v माइनस u बराबर, अब यहाँ पे u तो इस तरफ चला गया तो यहाँ पे बचेगा केवल a और t। अब इसके बाद हमें चूंकि टाइम निकालना है इसलिए a जो है ये गुणा में है, a t के साथ गुणा में है और गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाती है, बटे में। तो v माइनस u बटे a इक्वल टाइम। ये देखिए तो ये है टाइम और ये है वेग। तो वेग गुणित समय, वेग अगर इन दोनों का गुणा कर दें, किस किस का, वेग गुणित समय, t क्या है, समय है। अगर हम इसको यहाँ पे समझने के लिए लिखते हैं t क्या है, समय, तो वेग गुणित समय दूरी का फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने गति के द्वितीय समीकरण में भी इसे समझा है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, चूंकि दूरी s बराबर वेग गुणित समय, दूरी को हम s से दर्शा रहे हैं। वेग है हमारा औसत वेग, थोड़ा सा यहाँ करेक्ट करिए, औसत वेग लिखना पड़ेगा, औसत वेग यानी v एवरेज, और गुणित टाइम या समय, समय को हम स्मॉल t से दर्शा रहे हैं। तो ये देखिए हमें दूरी का फॉर्मूला उसमें भी लगाना पड़ा था और इसमें भी लगाना पड़ रहा है। चलिए तो अब हम s बराबर v एवरेज कितना है, तो v एवरेज है u प्लस v बटे 2, यहाँ पे u प्लस v बटे 2। आप देख सकते हैं v एवरेज कितना है, u प्लस v बटे 2। तो हमने यहाँ पे रख दिया u प्लस v बटे 2 मल्टीप्लाई बाई t, टाइम की वैल्यू है v माइनस u बटे a, तो हम यहाँ पे रखेंगे v माइनस u बटे a। ये देखिए अब यहाँ पर यदि बात की जाए तो यहाँ पर सर्वसमीका लग सकती है, लेकिन हम भी यहाँ भी u और v है, यहाँ भी u और v है,
लेकिन थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर u आगे लिखा है लेकिन यहाँ पे भी आगे लिखा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले को तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि चिन्ह का वो हो जाएगा, माइनस यू आगे आ जाएगा, लेकिन हम प्लस वाले को तो कर सकते हैं। तो भी को हम आगे करेंगे और यू को पीछे करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई चिन्ह का मिस्टेक नहीं होगा। तो s बराबर भी, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, v प्लस यू बटे 2। देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय v माइनस यू बटे a, ये देखिए हमने लिख लिया। अब क्या करना है आपको, ये एक बार धन है और एक बार ऋण है। तो आप सर्व समीकरण 10th क्लास में आपने पढ़ी थी कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से, और बटे 2 का गुणा a में करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू ए। अब हमें कर देना है तिर्यक गुणा, इसके बटे कुछ नहीं तो एक माना जाता है, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यू स्क्वायर जो माइनस का है इसका इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज अवर थर्ड इक्वेशन, यानी कि गति का तृतीय समीकरण। तो इस तरीके से ये क्या होगा, सॉल्व होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए और उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दे देता हूं। ये देखिए ये पहला शॉट है, इसके बाद ये दूसरा शॉट, इसके बाद ये हो जाएगा तीसरा शॉट। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इसी प्रकार के सभी वीडियोस देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।